हाँ जी बच्चा पार्टी, आज तो मंडे है, यानी कि नया सप्ताह, नई शुरुआत। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 26 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 26 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं इस सप्ताह के पहले वर्ड के साथ, जो कि है रॉयलिंग। रेफरेंस क्या लिखा है रॉयलिंग का? इन 1985 व्हेन अमेरिकन कैंपसेस वर रॉयलिंग विद प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। ओके, मीनिंग क्या लिखा है रॉयलिंग का? एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड। एजिटेटेड गुस्से में आग बबूला, डिस्टर्ब्ड यानी कि जो शांत ना हो। हाँ, यहाँ पे जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है रॉयलिंग, उसमें डिस्टर्ब का मतलब है जो शांत ना हो, उथल पुथल मची हो वैचारिक रूप से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रॉयलिंग। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के दो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। लेफ्ट हैंड पे जो बेसिकली इमेज है जिसमें जो कैनाल आप देख रहे हैं, इस कैनाल में आप देख रहे हैं कि पानी शांत है, काम है, यानी कोई उथल पुथल नहीं है। दूसरी तरफ ये जो आप पानी देख रहे हैं आई बिलीव कोई रिवर हो सकती है। अब इसमें जो बाढ़ आई, बाढ़ का जो पानी आया उसके कारण जो फ्लो है पानी का वो कैसा है? रॉयलिंग है, रॉयलिंग फ्लो ऑफ वाटर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है पानी, फ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएटेड, आग बबूला होना। सो इस तरीके के जब आप रूप देखते हैं प्रकृति का, सो उसमें पानी का इस तरीके का बहाव वो रॉयलिंग वाटर, रॉयलिंग फ्लो ऑफ वाटर। और जो पैसेज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखिए ये इमेज, अब ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, इंटेंस एंड केओटिक एटमॉस्फेयर ऑफ प्रोटेस्ट। कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, उथल पुथल मची है, सब लोग गुस्से में हैं और सबके दिमाग में एक तरीके से रिबेलियन करने का प्लान बन रहा है और सोच रहे हैं कि हाँ चलो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सो जो गुस्सा है वो कैसा है? अगेन रॉयलिंग, रॉयलिंग इमोशंस, भड़क रही भावनाएं। सो ये एग्जाम्पल है पैसिव कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द रॉयलिंग सी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द फिशरमैन टू सेट आउट। बिल्कुल सही है। जो समुद्र है, जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले, उनको दिख रहा है कि भाई ये इम्पॉसिबल है बाहर निकलना। सो ये बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है रॉयलिंग को। हिज रॉयलिंग इमोशंस वर एविडेंट इन हिज एंग्री आउटबर्स्ट। जो उसका गुस्सा निकला एकदम से, उसने जो बोलना शुरू किया आउटबर्स्ट, वो कैसा था? वो प्रेजेंट कर रहा था उसको, रॉयलिंग इमोशंस को प्रेजेंट कर रहा था। और एविडेंट यानी स्पष्ट, उसके जो इमोशंस थे वो तेजी से ऊपर उठ रहे थे और ये स्पष्ट था उसकी एंग्री आउटबर्स्ट से। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द ओशन वॉज रॉयलिंग विद पावरफुल वेव्स एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड। तूफान आया तो जो ओशन की वेव्स थी वो ऊपर उठ रही थी। बिल्कुल सही है। द रॉयलिंग म्यूजिक वॉज सूदिंग टू द ईयर। नो, ये गलत है। म्यूजिक रॉयलिंग है और फिर सूदिंग भी लिखा है, यानी कानों को आराम देने वाला। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट, आई एम सॉरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट वाटर, टर्बुलेंट वेदर, फ्लाइट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जब टर्बुलेंट वेदर होता है तो जो फ्लाइट में अगर आप बैठे हों तो आपको एक अनाउंसमेंट आती है कि अपनी सीट बेल्ट दोबारा से पहन लें, ठीक है। सो टर्बुलेंट वेदर यानी कि जो परेशान कर रहा है वेदर। एंगरिंग, गुस्से में बढ़ने वाला आगे। इनफ्यूरेटिंग, आग बबूला होने वाला। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो काम, सीरीन, शांत, सुकून देने वाला। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज डाइवेस्टमेंट। रेफरेंस क्या लिखा है डाइवेस्टमेंट का? ड्यूरिंग द एंटी अपार्थाइड प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर डाइवेस्टमेंट एट कैंपसेस इन द लेट 1980s, मीनिंग द एक्शन ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और सब्सिडरी बिजनेसेस। दो मीनिंग्स लिखे हैं। पहला मीनिंग क्या कह रहा है? एक्शन ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स, बेच देना किसको? एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट्स को या सब्सिडरी बिजनेसेस को, उसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। कॉर्पोरेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर कॉर्पोरेट्स हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी है जो अंडर परफॉर्मिंग है, उसको लग रहा है यार हम नहीं चला पा रहे इसको बेच देते हैं। सो उससे फंड्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो और काम भी चल जाएगा। सो उन्होंने क्या किया? उसको डाइवेस्ट कर दिया, निकाल दिया, अपने से निकाल के किसी और को दे दिया, किसी और के हाथों में दे दिया। सो वो हो गया एग्जाम्पल डाइवेस्टमेंट का। और अपनी किसी कंपनी में से कुछ स्टॉक्स बेच दिए। सो अगेन वो कई बार होता है फंडिंग रेस करने के पर्पज से कि हाँ, या फिर आपको चाहिए होता है कि कोई और आए और साथ में मर्जर करके हम दोनों मिलके कंपनी को मैनेज कर पाएं। सो अगेन डाइवेस्टमेंट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल जो लिखा है, दूसरा जो मीनिंग लिखा है उसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे एंडिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, विथड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे आपने उसको एंड कर दिया या फिर आपने उसे खींच लिया, रोक दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट को आपने रोक दिया। वो भी एग्जाम्पल होता है डाइवेस्टमेंट का। क्लियर है? और जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, जो सॉरी मीनिंग है, अगर वो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट
या गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को लाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के हैं, अगर उनको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि हम नहीं चला पा रहे हैं इसको प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबली, तो गवर्नमेंट भी अक्सर उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है। उसमें प्राइवेट अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो स्टॉक्स खरीदती हैं, स्टेक्स खरीदती हैं, और फिर वो मैनेज करते हैं दोनों मिलके। या फिर कभी कभी गवर्नमेंट पूरी कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल आई बिलीव 2022 में एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एयरलाइन कंपनी थी, उसको उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया और अब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया है और वो उसको मैनेज कर रहा है। क्लियर है? सो डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट था, जो दूसरा नीचे मीनिंग लिखा हुआ था, ये वाला विड्रॉ करने वाला या एंड करने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट को, हम उसको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए क्या लिखा है, सोशली रिस्पॉन्सिबल डिसइन्वेस्टमेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल डाइवेस्टमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूटर्स। ओके, in India there could be campaigns urging divestment from companies known for significant environmental pollution or ecological harm. This aligns with broader environmental activism efforts seeking to promote sustainable and eco-friendly practices. कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि इंडिया में ऐसे कैंपेन्स हुए हैं या हो सकते हैं जो डाइवेस्टमेंट के लिए अर्ज करें कंपनीज से, जो कंपनीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ाने में किसी तरीके से मदद कर रही हैं या जो भी वो काम कर रही हैं उससे आगे चल के अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है तो जो एक्टिविज्म है या फिर जो एक्टिविस्ट हैं वो अर्ज कर रहे हैं इन कंपनी से कि भैया अगर आप इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप रोक दें, एंड डाइवेस्ट करें, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट इन कामों के लिए रोक दें। सो ये बेसिकली जो एग्जांपल है विड्रॉ करने के लिए या रोकने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो आगे चल के एनवायरमेंटल को हार्म पहुंचा रहा है। सो ये आपको समझ में आया, आई होप। चलिए अब हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं चारों को। द कंपनीज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन सेलिंग नॉन कोर एसेट्स। बिल्कुल सही है, नॉन कोर एसेट्स जो ऐसे ही रैंडम पड़ी हुई उनके पास, मतलब उनसे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि डाइवेस्ट कर देते हैं इसको। बिल्कुल सही है। हिज डाइवेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट लेड टू इट्स टाइमली कंप्लीशन। बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही कि डाइवेस्टमेंट से टाइमली कंप्लीशन का क्या रिलेशन है, इसीलिए ये सेंटेंस मुझे कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट लग रहा है। थर्ड वन, शी एनकरेज डाइवेस्टमेंट फ्रॉम अनएथिकल इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये जो दूसरा वाला मीनिंग हमने पढ़ा उसी का एक और एग्जांपल है, शी एनकरेज डाइवेस्टमेंट फ्रॉम अनएथिकल इन्वेस्टमेंट। उसको समझ में आ रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो अनएथिकल है, अनैतिक हैं, तो उन्होंने बोला भैया रोक दो, अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। सो ये सेंटेंस सही है। द डाइवेस्टमेंट प्रोसेस टुक सेवरल मंथ्स टू कंप्लीट। ये भी सही है, प्रोसेस लंबा है, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, और जब उसकी बात की प्रोसेस की पूरी टाइमलाइन की तो वो मंथ्स लग गए कंप्लीट होने में। ये सेंटेंस भी सही था। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। डिसइन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, विड्रॉल पैसे को खींच लेना, फाइनेंशियल सपोर्ट को रोक लेना। एंटोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यानी और पैसा डालना, इन्वेस्टमेंट रिटेंशन यानी जो डाल रहे थे उस पर आप कंटिन्यूशन में है या कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, तो हम बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट को अपने रिटेन कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज अपार्थाइड। अभी दो जब हमने रेफरेंस पढ़े थे दोनों में आया था और अभी आपके सामने मेन वर्ड के तौर पे आ गया। रेफरेंस क्या लिखा है? अलाइनिंग विद द वाइट अपार्थाइड स्टेट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, मीनिंग apartheid was a racist political policy in South Africa demanding segregation of the nation's white and non-white population। अब ये segregation का मतलब होता है पृथक्करण, अलग कर देना, पृथक्करण, पृथक्करण। आई बिलीव मैंने शायद सही लिखा है, पृथक, हाँ गलत है, ये दोबारा लिख देता हूं। मैंने आई बिलीव इसको तोड़ के लिख दिया तो अब आपको समझ में आएगा। पृथक्करण यानी अलग अलग कर देना, और जो मीनिंग है इसका, वो मीनिंग क्या कहता है? अपार्थाइड बेसिकली एक रेसिस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी थी, यानी लीगलाइज्ड है, ये लीगलाइज पॉलिसी थी, आप समझ रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से था ये ऐसा नहीं था कि लोगों के मन में हो, गवर्नमेंट ने इसको आगे प्रोपेगेट किया था। अपार्थाइड वाज अ रेसिस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे थी ये? साउथ अफ्रीका में। डिमांडिंग सेग्रीगेशन ऑफ द नेशंस वाइट एंड नॉन वाइट पॉपुलेशन, यानी वाइट को राइट्स मिलेंगे, नॉन वाइट यानी ब्लैक पीपल को राइट्स नहीं मिलेंगे। उनको पॉलिसी जो भी बन रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो अलग हैं, वो नीचे लोग हैं और उनको वैल्यू नहीं दी जाती, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको अलग कर दो। सो ये जो अप्रोच थी ये गवर्नमेंट की थी साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था और फाइनली उन्होंने इसमें सक्सेस पाई थी, इसीलिए उनको गांधी जी के पैनल रखा जाता है साउथ अफ्रीका में। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये देखिए, ये कोई आई बिलीव कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई सीन है जिसमें ये वाइट पीपल हैं, वाइट जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली एक ब्लैक स्टूडेंट को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तुम हमारा पार्ट नहीं हो, तुम जाओ, तुम उधर बैठो।
तुम दूसरी क्लास में जाओ या तुम दूर बैठो हमसे। सो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये रेसिस्ट हैं लोग, अगर ऐसे हैं तो वो रेसिस्ट हैं, रेसिस्ट बिहेवियर अपना दर्शा रहे हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल है मेरे सामने, यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली स्टेयर्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन यूरोपियंस ओनली, यानी यूरोपियंस के लिए ये रास्ता है, वाइट लोगों के लिए ये रास्ता है और ब्लैक लोगों के लिए ये रास्ता है। सो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के ऊपर भेदभाव करना, रंग भेद करना, इसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और अपार्थाइड बेसिकली लीगलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अभी हमारे सामने हैं एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन। अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ लीगलाइज्ड, उसी का सिनोनिम लिखा हुआ है, यानी बाकायदा मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना के इसको आगे प्रोपेगेट किया, फैलाया। हाँ, सो ये बिल्कुल सही यूज कर रहा है सेंटेंस को। नेल्सन मंडेला fought against the apartheid regime in South Africa, बिल्कुल सही है। The apartheid in their team resulted in camaraderie among the teammates। अपार्थाइड अगर है टीम में तो वो camaraderie यानी कि आपस में सौहार्द, भाईचारा कैसे बढ़ा सकता है, ये सेंटेंस गलत है। camaraderie हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, The apartheid policies of the company was condemned by everyone, ये बिल्कुल सही है। रंग भेद के ऊपर अगर कोई किसी कंपनी में पॉलिसीज बनी हुई हैं तो उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। सो ये सेंटेंस सही है। क्लियर है, चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। सेग्रीगेशन पृथक्करण, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्ल के ऊपर भेदभाव, रेशियल सेपरेशन वो भी एक ही जैसा है। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इंटीग्रेशन शामिल करना, इक्वालिटी बराबरी का दर्जा देना। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज कंप्लिसिट। क्या रेफरेंस लिखा है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स कंप्लिसिटी इन द पैलेस्टीन एक्सेप्शन टू एकेडमिक फ्रीडम। ओके, मीनिंग involved in or knowing about a crime or some activity that is wrong, involved with others in an illegal activity or wrongdoing। यहाँ से समझ में आ रहा है इजीली, किसी ऐसी एक्टिविटी में लिप्त हैं आप जो इलीगल है या गलत है, तो आपको बोला जाएगा आप क्या है, कंप्लिसिट है। कंप्लिसिट बिहेवियर एडजेक्टिव के तौर पे। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, इमेज में क्या हो रहा है। अब ये दीवार फांद के ये जो पर्सन है ये दीवार फांद के उधर जाना चाह रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर कोई दीवार फांद रहा है और गेट से नहीं जा रहा तो वो कुछ इलीगल काम कर रहा होगा। सो ये जो पर्सन है ये बेसिकली कॉम्प्लिसिट का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ये इज कॉम्प्लिसिट। मिली भगत जिसको बोलते हैं। सो मिली भगत में जो जिसने हेल्प की वो होगा कॉम्प्लिसिट। एक्चुअल काम वो कर रहा है पर नीचे उसने हेल्प की, उसे पता भी हो। जैसे कई बार होता है ना कि आप इन्वॉल्व नहीं होते पर आपको पता होता है कि किसने गलत काम किया है। जब आपसे पूछा जाता है कि बताओ किसने गलत काम किया, तो आप मुंह बंद कर लेते हैं अपना, आप ऐसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, या आप बोलते हैं ना मुझे मेरे सामने तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे कॉम्प्लिसिट हैं। क्लियर है, यानी आपको अवेयरनेस है कि क्राइम किसने किया या इलीगल काम किसने किया है और आप नहीं बता रहे तो आप कॉम्प्लिसिट हैं। शी वॉज फाउंड कॉम्प्लिसिट इन द फ्रॉड स्कीम, उसको पाया गया, उसने फ्रॉड स्कीम की जानकारी थी उसको। द मैनेजर वॉज कॉम्प्लिसिट इन कवरिंग अप द मिस्टेक, बिल्कुल सही है, मैनेजर को पता था कि गलती है और उसने कवर अप किया, बचाने की कोशिश की। द कॉम्प्लिसिट वेदर कॉज्ड द फ्लाइट डिले, वेदर के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लिसिट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है। सेवरल ऑफिशियल्स वर कॉम्प्लिसिट इन द करप्शन स्कैंडल, बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऑफिसर्स को पता था करप्शन हो रहा है पर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। चलिए सिनोनिम्स, कोल्यूडिंग, कोल्यूट वही आगे मतलब कोल्यूट करना यानी षड्यंत्र करना, कुछ गलत काम करने में आप हेल्प कर रहे हैं सामने वाले की। कनाइव वही कॉन्स्पिरेसी में हेल्प करना, कनाइव करना। इन्वॉल्व आप शामिल हैं उसमें किसी इलीगल एक्ट में, तो आपको बोला जाएगा कि आप कॉम्प्लिसिट हैं, इन्वॉल्व है। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइन्वॉल्व, इनोसेंट, निर्दोष, तो इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया वो वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइडल। अब जेनोसाइडल वर्ड जो है एडजेक्टिव है बेसिकली कहाँ से आया, जेनोसाइड से आया। जेनोसाइड को अगर आप ब्रेक डाउन करें, जेनो बेसिकली होती है रेस, नस्ल। ह्यूमंस की अगर बात करें रेस, और साइड होती है, साइड का मतलब क्या होता है, टू किल। सुसाइड, सुसाइड यानी स्वयं को किल कर देना, यानी अपने आप को मार देना। बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं साइड से रिलेटेड, पेट्रीसाइड, पेरीसाइड, जेनोसाइड तो हो ही गया हमारा यहाँ पे, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूज होते हैं। सो साइड अगर जहाँ पे भी लिखा हो उसका मतलब होता है टू किल। अब जेनो का मतलब रेस, यानी पूरी कॉम को, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, मास मर्डर जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेनोसाइड। पढ़ते हैं इसको रेफरेंस को, ये आई बिलीव हमने पढ़ लिया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर प्राउडली अलाइनिंग विद दिस जेनोसाइडल वॉर। ओके, मीनिंग relating to or characterized by genocide, the deliberate killing of a large number of people। deliberate यानी सोचा समझा गया स्टेप, deliberate killing of a large number of people from a particular nation, किसी नेशन द्वारा और एथनिक ग्रुप द्वारा किसी दूसरे नेशन के लोगों को या किसी दूसरे एथनिक ग्रुप के लोगों को
पूरे सामूहिक उनकी हत्या करना, सामूहिक यानी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी संख्याओं में मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। क्लियर है? मास मर्डर। और जब जेनोसाइड का नाम आता है तो हिटलर का नाम ज़रूर आता है। 1941-45 में जो आई बिलीव सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय हिटलर ने करीबन 60 लाख यहूदियों को, ज्यूज़ को मार दिया था। उनका जेनोसाइड उन्होंने परफॉर्म किया था। और मास शूटिंग, ऐसे देखिए खड़ा करके लोगों को, और उधर से शूटिंग हो रही है, मास शूटिंग यानी सबको खड़ा करके गोलियों से मार देना, भूखा रख के और फोर्स लेबर करवा के, इस तरीके से करीबन 60 लाख यहूदियों को, ज्यूज़ को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, यानी एक्सटर्मिनेट कर दिया पूरी तरीके से, तबाह कर दिया पूरी तरीके से। सो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जेनोसाइड का, और इसीलिए उनको डिक्टेटर बोला जाता है। ठीक है? द जेनोसाइडल रेजिम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स। ये बिल्कुल सही है, लाखों लोगों की जो मृत्यु है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन है? जेनोसाइडल रेजिम। जो रेजिम, जो ऐसा राज्य था या राज था उस समय, ऐसी मेंटालिटी थी कि इनको ख़त्म कर दो। सो इसीलिए वो उसका रीज़न है, प्राइमरी रीज़न। द जेनोसाइडल वॉर डेवास्टेटेड द रीजन। ये रीजन है, ये रेजिम है। रेजिम यानी राज, और ये रीजन यानी कि कोई जगह। हाँ, आप समझ रहे होंगे दोनों का डिफरेंस। सो जेनोसाइडल वॉर डेवास्टेटेड द रीजन, यानी पूरे रीजन को, पूरी जगह को, प्रदेश को तबाह कर दिया, डेवास्टेट कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहाँ के जितने भी लोग थे सबको मौत के घाट उतार दिया। जेनोसाइडल एक्ट्स आर कंसिडर्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही था। ठीक है? द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइडल सेलिब्रेशन। ये गलत है, जेनोसाइडल और सेलिब्रेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है। एब्सर्ड, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया वो वर्ड। सिनोनिम्स: मास, मर्डरस, एक्सटर्मिनेटरी। ये वर्ड अच्छा है, ये सिनोनिम के तौर पे आ सकता है। एक्सटर्मिनेटरी, खत्म करने वाला, पूरी तरीके से तबाह कर देने वाला, मास लेवल पे, एक्सटर्मिनेटरी। सो उसको हम बोलेंगे जेनोसाइडल। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनेवोलेंट यानी कि जहां आपकी अच्छी फीलिंग है दूसरे के लिए, आपके मन में प्यार है दूसरे के लिए, आप बेनेवोलेंट हैं। प्रोटेक्टिव, आप बचाव करने के लिए इच्छुक हैं, बचाव करता हैं आप, और आपको बोलेंगे आप प्रोटेक्टिव हैं। क्लियर है? सो इसका एंटोनिम हो गया प्रोटेक्टिव। दैट्स इट बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह अब आपको क्या करना है? आपको बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस, इन सारे वर्ड्स पे एक एक सेंटेंस फॉर ईच वर्ड, एंड उन सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन बने उसको एक कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हमेशा की तरह हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ही सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप ही सीख रहे हैं, कोई और नहीं सीख रहा। आप सोच रहे हैं कि दूसरे की सेंटेंस आके पढ़ लूँगा उससे काम चल जाएगा, या वीडियो देख के काम चल जाएगा। काम तो चल जाता है बट काम नहीं चलाना है। वी हैव टू बी प्रो, है ना? अगर हमें कमांड लेके आनी है तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जो रिक्वायर्ड हैं, जो नेसेसरी हैं, जिनके लिए मैं आपको रोज़ बोलता हूँ। ठीक है? काम नहीं चलाना है, हमें प्रो बनना है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है? और दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। इन केस आप भी उनमें से एक हैं, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें मेरे साथ इस यूज़र नेम पे। मैं आपको लिंक भेजूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप उसी ग्रुप में हो रही है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 26। देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, और आपको अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 26 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, और हमेशा की तरह दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको शेयर कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन एंगेज, आई कैन असेस योर परफॉर्मेंस, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।